जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6। क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो त्रिभुज होता है वो होता क्या है। तो ये जो त्रिभुज होता है वो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति होता है। ये जो त्रिभुज होता है ये तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति होता है, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं भुजा। ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं भुजा। ये जो बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं कोण। और ये जो है इसे कहते हैं हम लोग शीर्ष। तो ये त्रिभुज की भुजा, कोण और शीर्ष हो गया। यानी एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो तीन। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन होती है। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं? तो ये जो भुजा होगा ये कौन कौन होगा? तो भुजा ए बी, बी सी और ए सी। ये तीन भुजा हो गया। त्रिभुज के तीन भुजा हो गया ए बी। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है ए बी, बी सी और ए सी। तीन कोण होते हैं। तीन कोण कौन कौन हो सकते हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोण ए को लिखना है तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सी ए बी भी लिख सकते हैं। बी को लिखना है तो ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं, यानी ए बी सी भी लिख सकते हैं। सी को लिखना है तो ए सी बी लिखिए या बी सी ए लिखिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी। तो ये कोण लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अगला है शीर्ष। शीर्ष क्या क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा ए, शीर्ष हो जाएगा बी और शीर्ष हो जाएगा सी। तो ये हो गया त्रिभुज और उसके भाग। ठीक है, हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को अगर कोण के आधार पर देखा जाए, त्रिभुज को कोण के आधार कोण के आधार पर कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटेंगे, एक, दो और तीन। कोण के आधार पर त्रिभुज को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहला जो होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। पहला जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पहला जो होगा वो होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज? तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। यानी कोण ए जो है वो 90 से क्या हो? कम हो। कोण बी जो है वो भी क्या हो? 90 से कम हो। कोण सी जो है वो भी क्या हो? 90 से कम हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा होगा आपका समकोण त्रिभुज। दूसरा जो है आपका क्या होगा? दूसरा जो होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कोण बी जो है अगर 90 डिग्री के बराबर है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ये क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 से अधिक हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा
अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार: न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये हो जाएगा आपका कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे। पहला होगा समबाहु त्रिभुज। पहला जो होगा वो होगा आपका समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी AB जो हो वो BC के बराबर हो और BC भी जो है वो AC के बराबर हो, यानी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा जो है वो क्या हो? बराबर हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी AB बराबर BC, कोई भी दो भुजा अगर बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे कहते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो गए आपके त्रिभुज के प्रकार। मेनली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। तो समरूपता से पढ़ने से पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं सर्वांग समता। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं सर्वांग समता, और हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है समरूपता के बारे में। पूरे 6 चैप्टर में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे सर्वांग समता क्या होता है? तो हम लोग सर्वांग समता के बारे में ये जाने थे, कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होगा, कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होगा कब? यदि वे दो कंडीशन को, कोई भी दो आकृति जो है वो सर्वांगसम होगा यदि उस पर दो कंडीशन अप्लाई होगा। पहला उनका आकार यानी कि उनका शेप, आकार यानी कि उनका शेप, और आकृति, आकार यानी कि उनका शेप और अमाप यानी कि साइज। कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होगा यदि उनका आकार यानी कि शेप और आकार यानी कि शेप और अमाप यानी कि साइज जो है वो बराबर। ठीक है, कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होता है यदि उनका आकार दोनों का बराबर हो और उनका अमाप यानी कि साइज बराबर हो। जैसे ये हुआ आपका वृत्त और ये भी एक वृत्त है, दोनों के दोनों वृत्त हैं, दोनों के दोनों क्या है? वृत्त है।
यानी दोनों का आकार समान है, दोनों के दोनों वृत्त है, यानी दोनों का आकार जो है वो क्या है, समान है। दोनों का आकार जो है वो क्या है, समान है, यानी दोनों का शेप जो है वो समान है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। अमाप का मतलब होता है साइज। साइज कहने का मतलब है अगर इनका इसका त्रिज्या जो है, अगर इसका त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अगर दोनों का त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर है, यानी दोनों का माप भी बराबर है, यानी दोनों का अमाप भी समान है। अमाप यानी कि साइज भी क्या है, समान। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे सर्वांगसम के बारे में कि कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होगा। कब सर्वांगसम होगा, यदि उनका आकार जो है क्या हो, समान हो। यदि उनका आकार जो है क्या हो, समान हो, यानी शेप समान हो, और उनका अमाप, अमाप यानी कि साइज भी समान हो। अगर ये दो कंडीशन अगर किसी दो आकृति पे लागू होता है तो वे दोनों के दोनों आकृति क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम यानी कि ये हो गया आपका सर्वांगसम का प्रतीक। ये हो गया आपका सर्वांगसम का प्रतीक। तो यानी कि सर्वांगसम के लिए क्या जरूरी है कि उनका आकार भी बराबर होना चाहिए और उनका साइज भी बराबर होना चाहिए। यानी कुल मिलाजुला कर अगर दोनों फिगर जो है, अगर इस फिगर को उठाकर इस पर रख दे और ये दोनों एक दूसरे को ढक दे रहा है, यानी ये फिगर अगर इसको ढक दे रहा है, तो समझिए कि ये दोनों फिगर क्या है, सर्वांगसम। लेकिन समरूप में क्या होता है, समरूप में क्या होता है कि कोई भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति समरूप होगा। कब समरूप होगा, कोई भी दो आकृति कब समरूप होगा, जब मात्र एक कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, यानी उसका आकार समान होगा। आकार यानी कि शेप जो है अगर समान है तो वो क्या है, समरूप है। यानी यहाँ पे दोनों होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आकार भी अगर समान है, सिर्फ आकार समान है तो समझिए कि वो क्या है, समरूप है। यानी अगर दोनों का शेप एक जैसा है तो समझिए वो समरूप है। जैसे जैसे ये आपका वृत्त हुआ और इसका त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर, और ये भी एक वृत्त हुआ और इसका त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि दोनों का त्रिज्या अलग है। त्रिज्या अलग है यानी कि दोनों का अमाप यानी साइज जो है वो समान नहीं, दोनों का साइज जो है समान नहीं। लेकिन आकृति जो है दोनों के दोनों वृत्त है, दोनों का दोनों वृत्त है, यानी आकृति जो है वो दोनों का समान है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और ये जो है समरूपता का यानी समरूप का प्रतीक होता है। अगर कोई भी दो आकृति समरूप हो तो उसे ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये सर्वांग समता का जो है सर्वांगसम का प्रतीक है और ये समरूप का प्रतीक है। समरूपता के लिए मात्र एक चीज चाहिए कि उसका आकार समान हो। सर्वांगसमता के लिए दो चीज चाहिए कि उसका आकार भी समान होना चाहिए और उसका अमाप यानी साइज भी समान होना चाहिए। तो इस दोनों से हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम है, कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो वो पक्का जो है वो समरूप भी होगा। अगर कोई भी दो आकृति सर्वांगसम है तो पक्का समरूप भी होगा। लेकिन अगर कोई दो आकृति समरूप है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ आकार है तो आकार तो इसमें आ जा रहा है, यानी जो समरूप है, जो सर्वांगसम है वो समरूप होगा ही होगा क्योंकि इसका आकार तो ऑलरेडी इसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर कोई समरूप है तो उसका साइज तो नहीं है इसमें बराबर, इसका मतलब वो सर्वांगसम नहीं है। यानी कोई भी आकृति अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप होगा, लेकिन अगर समरूप है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है सर्वांगसमता के लिए और समरूपता के लिए। तो सर्वांगसमता और समरूपता में ये दो अंतर है कि अगर आकार और माप दोनों बराबर हो तो वो सर्वांगसम होगा, लेकिन सिर्फ आकार अगर समान है तो वो समरूप होगा। ठीक है, तो जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी आपके वर्ग होते हैं, जितने भी आपके वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। वर्ग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होंगे वो आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। जितने भी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज होना जरूरी नहीं है, समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे, ठीक है,
जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि उसके तीनों भुजा आपस में क्या बराबर। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, वो जो है वो समरूप होंगे। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, जितने भी वृत्त होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे उसका त्रिज्या अलग अलग ही क्यों ना हो। अगर ये R5 है और ये R10 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों के दोनों जो है वो वृत्त है, इसका मतलब इनका आकार जो है वो क्या है, समान है, और आकार समान है इसका मतलब ये क्या है, समरूप है। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर हमको बताना है कि कोई दो आकृति अगर समरूप है तो उसके लिए मात्र एक कंडीशन होना चाहिए कि उसका आकार जो है वो समान होना चाहिए। ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो ये सारे के सारे जो है आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी दो आकृति जो कि बहुभुज हो, बहुभुज का मतलब ये होता है कि तीन भुजाओं या उससे अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। तो समान संख्या होना चाहिए, समान संख्या वाले दो बहुभुज जो है वो समरूप होंगे कब, पहला कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होना चाहिए। दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होंगे, दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दो बहुभुज जो है वो क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होने के लिए इनका क्या कंडीशन है, इनका कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है मुख्य रूप से कोई भी दो बहुभुज के समरूप होने के लिए। ठीक है, ये दो शर्त है। ठीक है, इसको समझते हैं ऐसे, जैसे जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया मेरा ABC, और ये त्रिभुज हो गया PQR। ठीक, ये दो त्रिभुज हो गए। अब ये दोनों के दोनों बहुभुज है, तीन भुजा या तीन से अधिक भुजाओं वाले आकृति जो कि बंद हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। तो ये दो हो गया, दो का बात हो रहा था, ये कब समरूप होगा, ये कब समरूप होगा, समरूप होने का पहला कंडीशन क्या है, इसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। इसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, यानी ये जो कोण ए जो है वो कोण P के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका कोण B जो है वो कोण Q के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका जो कोण C है वो कोण R के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा ये होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि हमारा जो कोण A है वो कोण P के बराबर, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर, और कोण C जो है वो कोण R के बराबर। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि संगत भुजा, संगत भुजा कहने का मतलब ये है, संगत भुजा कहने का मतलब ये है कि भुजा AB का अनुपात PQ से, यानी AB का अनुपात PQ से। दूसरा कंडीशन ये है कि AB बटा में PQ, यानी AB का अनुपात PQ से बराबर हो BC का अनुपात QR से, BC का अनुपात QR से बराबर हो AC का अनुपात PR से, AC का अनुपात PR से, AC का अनुपात PR से। तो आपका जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो हमारा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि AB का अनुपात PQ से, BC का अनुपात QR से और AC का अनुपात अगर PR से बराबर हो, तो ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होता है, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होता है तो क्या होगा,
तो ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ये क्या होगा, तो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली दो कंडीशन है। अगर कोई दो बहुभुज है, अगर हम चाहते हैं कि वो दोनों को समरूप बनाना चाहते हैं, तो उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए ये चार भुजा का है, ये भी चार भुजा का है, यानी ये चार भुजा वाला बहुभुज दो है। ये ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ये चार भुजा वाले दो बहुभुज है। हमको ये बताना है कि ये दोनों जो है समरूप है कि नहीं, ये दोनों जो है समरूप है कि नहीं। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन पहला कंडीशन ये है कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी कोण ए जो है कोण पी के बराबर होना चाहिए। कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर होना चाहिए। कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए। ये भी 105 है, ये भी 105 है, यानी कोण ए और पी जो है बराबर है 105 है। उसके बाद कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, तो कोण बी जो है 100 है और कोण क्यू भी 100 है, यानी दोनों के दोनों बराबर है। उसके बाद कोण सी जो है, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर होना चाहिए। तो आपका सी 70 है और आर भी 70 है, तो ये भी बराबर है। और कोण डी जो है वो कोण डी जो है वो एस के बराबर होना चाहिए। तो डी आपका 85 है और एस भी 85 है, तो यानी ये भी आपका बराबर हुआ। यानी पहला कंडीशन जो हमारा था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कोण ए पी ए जो है पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है और डी जो है एस के बराबर है। ये पहला कंडीशन हमारा हो रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन भी होना जरूरी है। क्या होता है दूसरा कंडीशन, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं समानुपाती, इसी को बोलते हैं समानुपाती होना चाहिए। समान होना चाहिए मतलब समानुपाती होना चाहिए। तो इसका भुजा देखते हैं, तो इसका भुजा है ए बी, जो कि इसका पी क्यू के संगत है। ए बी पी क्यू के संगत है, यानी ए बी जो है पी क्यू के संगत है। इसका मतलब ए बी बटा में पी क्यू होना चाहिए। तो देखते हैं ए बी हमारा कितना है, 1.5 है और पी क्यू जो है हमारा 3.0 है। अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, आएगा। ठीक, दूसरा बी सी, बी सी बटा क्यू आर होना चाहिए। बी सी बटा क्यू आर होना चाहिए। बी सी हमारा 2.5 है, बी सी हमारा 2.5 है यानी 2.5 है और हमारा क्यू आर जो है वो 5.0 है, 5.0 है, यानी ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तीसरा सी डी, सी डी जो है हमारा सी डी का अनुपात क्या होना चाहिए, आर एस होना चाहिए। तो हमारा सी डी जो है वो 2.4 है और आर एस जो है वो 4.8 है। अगर हम इसे काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। चौथा देखिए हमारा डी ए का अनुपात अगर एस पी से करते हैं तो डी ए हमारा 2.1 है और एस पी जो है वो 4.2 है। इसको भी अगर हम लोग काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी सब 1/2 1/2 1/2 है। यानी ये संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, यानी समानुपाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का। अगर संगत कोण भी बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या हो गया, ये दोनों जैसे दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। चलिए इसको देखते हैं ये समरूप है कि नहीं। तो समरूपता के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होना चाहिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब के सब 90, ये भी 90, यानी यहाँ पे कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर 90, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर यानी 90, कोण सी जो है कोण आर के बराबर 90, कोण डी जो है कोण एस के बराबर यानी 90, यानी संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? बराबर है। अब देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। तो अगर ए बी का अनुपात ले तो वो पी क्यू के साथ आएगा। तो ए बी हमारा क्या है? 3 है और पी क्यू जो है वो हमारा 3.5 है, जो कि नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं। बी सी बटा क्यू आर देखेंगे तो बी सी हमारा जो है वो 3 है और क्यू आर हमारा 3 है। ये नहीं हो रहा है, ये भी 3, ये 3, 3 ये कट के एक आ जा रहा है, यानी अनुपात बराबर नहीं है। चूंकि ए बी बटा में पी क्यू इज नॉट इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर इज नॉट इक्वल टू सी डी बटा में आर एस इज नॉट इक्वल टू ए डी बटा में एस पी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर तो है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं होगा। ये दोनों के दोनों जो है वो समरूप नहीं है, ये दोनों के दोनों समरूप नहीं है क्योंकि कोण तो बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 यानी सभी के सभी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये पक्का वर्ग है। ये पक्का क्या है? वर्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी के सभी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं से भी कोई एंगल से नहीं नजर आ रहा है कि 90 डिग्री है। इसका मतलब पहले ही पता चल गया कि जो है कोण ए जो है इज नॉट इक्वल टू पी, कोण बी इज नॉट इक्वल टू क्यू, कोण सी इज नॉट इक्वल टू आर और कोण डी इज नॉट इक्वल टू एस। ठीक, तो जब कोण ही बराबर नहीं है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। यानी संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों फिगर समरूप नहीं है। चलिए देखते हैं 6.1 के सभी प्रश्न। आपको क्या करना है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्या है कि सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी के सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा है सभी के सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है कि सभी फिल इन द ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? तो पहला कंडीशन है कि उसका संगत कोण क्या हो? बराबर हो। पहला संगत कोण बराबर, और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समानुपाती हो। क्या हो? पहला जो संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या हो? बराबर हो या समानुपाती हो। तो यहाँ पे अनुपात नहीं दिया इसलिए इसको समानुपाती बोला जाए, यानी समानुपाती हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है। अगला निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण बताना। दो को समरूप आकृति का उदाहरण बताना है। तो क्या होगा? दो वृत्त हो जाए, दो वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। उसके बाद दो समबाहु त्रिभुज लिख दीजिए। दो समबाहु त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? समरूप होगा। ये हो गया। है, दो वृत्त समरूप है, दो समबाहु त्रिभुज समरूप। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो एक तरफ जो है वो वृत्त आ जाए, हाँ, एक तरफ वृत्त, एक तरफ वृत्त और दूसरे तरफ जो है वो वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका समरूप नहीं होगा। एक तरफ समबाहु त्रिभुज कर दीजिए और एक तरफ कर दीजिए आपका वर्ग। एक तरफ समबाहु त्रिभुज, एक तरफ आप समद्विबाहु त्रिभुज कर दीजिए। तो ये जो है वो दोनों का जोड़ा जो है वो समरूप कभी नहीं हो सकता है। ये फिगर को बताना है कि समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आएगा। 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, सब में 1/2, 1/2 आएगा। सब में 1/2, 1/2, 1/2 आएगा। यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं समानुपाती है। पहला कंडीशन तो हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये कहीं से 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। यानी कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण A, कोण Q इज नॉट इक्वल टू कोण B
कोण आर इज नॉट इक्वल टू सी और कोण एस इज नॉट इक्वल टू डी। ये कोई भी जो है इक्वल नहीं है, यानी संगत कोण जो है वो बराबर नहीं है। इसलिए ये जो आकृति है ये समरूप नहीं है। ये जो आकृति है वो समरूप नहीं है। समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, जबकि दोनों कंडीशन होना चाहिए, तो ये समरूप नहीं है। तो बच्चों ये हो गया आपका 6.1 कंप्लीट। 6.1 आपका हो गया कंप्लीट। कल से हम लोग 6.2 शुरू करेंगे। कल से हम लोग 6.2 शुरू करेंगे और 6.2 में हम लोग सबसे पहले आपका थ्योरम जो है, सबसे पहले हम लोग जो है 6.1 थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, इसको सिद्ध करेंगे और इसके विलोम को भी सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम लोग 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।